Because we are doing beauty and previous year paper wasn't very for class. We are in question number 136 बताइए जी क्या आंसर है? If 30th January 2003 was Thursday, what was the day on 2nd of March 2003? 30th January 2003 को अगर Thursday है तो 2nd March 2003 को कौन सा डे होगा? ये फर्स्ट वाला आंसर है, जल्दी से बताइए। And answer it only once, please. Don't repeat your answer. ठीक है आंसर है, कोई बात नहीं। फर्स्ट अगाथा कैमरा ऑन होगा। दीपक ठीक है, एक बार एग्जिट करके एंट्री करके देखो, दीपक माइट भी हो जाए। चलिए जी चेक करते हैं, देखिए जी क्या आंसर होगा। 30 जनवरी 2003 को थर्सडे है। सबसे पहले या तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली 7 डेज का आप लेके, या आप कर सकते हैं ऑड डे से। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड डे से ट्राई करते हैं जी, ऑड डे से कैसे होगा। 30 जनवरी, आगे क्या आएगा जी? 31st, देन फर्स्ट पूरा 28 डेज आएंगे फरवरी के, तो ये तो है फरवरी के डेज। मार्च के कितने डेज हो गए जी? 2 डेज मार्च के हो गए, और 31st जनवरी का 1 डे। टोटल डेज कितने हो गए जी? 8 + 2 10, 10 + 1 11, 2 + 1 3, तो टोटल 31 डेज हो गए मेरे पास। मुझे 31 डेज का ही ऑड डे निकालना है, तो 31 का ऑड डे निकालने के लिए मुझे 31 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। 7 4 जाओ 28, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो थर्सडे के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगी? थर्सडे के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3। क्या बन जाएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आज संडे विच इज ऑप्शन बी। एम आई क्लियर विद इट? आगे समझ? दिस इज द मेथड ऑफ ऑड डेज, कि ऑड डेज से कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं ना, जिन्होंने ऑड डे से नहीं करना, जिन्होंने वीकली करना है, उनके लिए देखिए 30 जनवरी को थर्सडे है, 31st को क्या होगा? फ्राइडे। फर्स्ट को क्या होगा? सैटरडे। अगला सैटरडे कब आएगा? 7 डेज बाद, तो 1 + 7 क्या हो जाएगा? 8। देन इसके बाद वाला सैटरडे कब आएगा? 7 डेज बाद ही आएगा। जो 8 + 7 है 15, देन 15 + 7 है 22, 22 + 7 है 29। 29 फरवरी होती है क्या? स्पेशली इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर। 29 फरवरी कुछ होती है क्या? नहीं होती। 28 फरवरी होती है। 28 फरवरी को क्या था? सैटरडे। देन फर्स्ट को क्या होगा? संडे। फ्राइडे होगा ना? 28 फरवरी को क्या होगा? फ्राइडे। देन फर्स्ट को क्या होगा? सैटरडे। और हमसे क्या पूछा है? 2 मार्च का पूछा है। 2 मार्च को क्या होगा? संडे। आज हम संडे पे जो, एम आई क्लियर? तो दोनों में टाइम इक्वल ही लगता है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, सेम में टाइम अगर करता है। क्लियर है जी? चले आगे नेक्स्ट पे। सौभाग्य जी कैमरा ऑन। अगाथा अब मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको, अब मैंने आपका कैमरा ऑफ कर दिया। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। बताइए जी, क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी kgn occur in such a way that g is in the middle and k and n are adjacent to it on both sides। आपके सामने सीरीज दे रखी है, आपको एक कोड दे रखा है kgn का, आपको बताना है कि तुम चारों में से कौन सा ऑप्शन है। ऑब्वियसली ए और बी जो है सेम ऑप्शन है, दोनों में 5 5 ही दे रखा है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? तो बोला आंसर दिया है वंश ने, विनाश था, बाकी सभी। जल्दी 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 छोड़ो, कितना टाइम लगेगा तुमको? उदय, दीपक, अंशुमान। चलिए इसे चेक करते हैं, उसने हमें क्या बोला है।
एग्जामिनर ने हमें बोला है कि आपको केजीएन फाइंड आउट करना है। तो केजीएन फाइंड आउट करना है जिसमें जी जो होना चाहिए वो मिडिल में होना चाहिए और के और एन जो है वो एडजेसेंट होने चाहिए। तो एडजेसेंट होने का क्या मतलब है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं, वो यहाँ पर भी तो हो सकते हैं ना। एडजेसेंट तो दोनों में से कोई भी पोजीशन पे हो सकते हैं ना। यहाँ पर भी वो एडजेसेंट है और यहाँ पर भी एडजेसेंट है। तो जब दोनों पोजीशन पे एडजेसेंट है तो मुझे केजीएन और एलजी के दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। देखो जी, ये रहा पहला जी, यहाँ पर तो नहीं है जी के और एन। आगे चेक करो जी कहाँ है, ये रहा जी, यहाँ पर है के और एन, नहीं है जी, नहीं होगा। फिर ये रहा जी, यहाँ पर है के और एन, दिस इज माय फर्स्ट गोल। आगे चेक करो जी कहाँ है, ये रहा जी, यहाँ पे के और एन है, नहीं है। ये रहा मेरा सेकंड, यहाँ पर के और एन है जी, दिस इज माय सेकंड। और कहीं है जी, नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी विच इज ऑप्शन 2। एम आई क्लियर? समझ आ गया सभी को? दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट पे, गगन कैमरा ऑन प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। Here is the next question. Question number 138, बताइए। Which word can't be formed by using the letters of the word distribution word? Find that word. ऐसा वर्ड चाहिए आपको जो फॉर्म नहीं हो सकता, कांट बी फॉर्म। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो आंसर करने से पहले कि कैन बी फॉर्म पूछा है या कांट बी फॉर्म पूछा है। ये बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होकर आंसर गलत करके आते हैं। तो देखिए जी आंसर क्या आएगा। Which of the option will be correct? Okay, maximum are going for option B, which is situation. चेक करते हैं कि सिचुएशन होगा नहीं होगा। एस आई टी यू ए है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में ए है ही नहीं, तो इसीलिए सिचुएशन बनेगा ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन। चलिए जी ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं कि ट्यूशन बन रहा है नहीं बन रहा। TUTION बन तो रहा है, इसीलिए ट्यूशन वर्ड फॉर्म हो रहा है, सिचुएशन फॉर्म नहीं हो रहा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विद द सिचुएशन। एम आई क्लियर विद इट? आगे समझ सके को? चलिए नेक्स्ट पे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, बताइए जी, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। आपके सामने ए पार्ट में एक सर्कल दे रखा है, बी पार्ट में भी सर्कल, और सर्कल के अंदर जो लाइंस है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ है। सी पार्ट में आपको एक स्क्वायर दे रखा है, तो डी पार्ट में क्या आएगा? फर्स्ट। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली ए और बी में सर्कल है तो सी और डी में क्या आएगा? बॉक्स फिगर आएगी, ये तो कंफर्म है। मतलब मेरा बी पार्ट तो होने से रहा होगा ही, चांसेस ही नहीं। अब ए और बी में देखो कैसे ऑल्टरनेट साइड पे कलर्स हैं, तो सी और डी पे भी तो ऐसे ही ऑल्टरनेट साइड पे होने चाहिए ना। मतलब अगर यहाँ पे कलर जैसे है तो डी पार्ट पे कहाँ से आने चाहिए थे? यहाँ पर आने चाहिए थे। तो मतलब आंसर मेरा ए सी डी कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट पे इसी साइड पे कलर है। अब लाइंस कौन सी यूज कर रखी है? ए पार्ट में देखिए कैसे लाइन जा रखी है, वर्टिकल लाइंस है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस है। यहाँ पर भी वर्टिकल लाइंस है, यहाँ पर कैसी लाइंस है? हॉरिजॉन्टल। देन यहाँ पर कैसी लाइंस है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कैसी लाइंस है? वर्टिकल। तो यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे कैसी लाइन होनी चाहिए थी? वर्टिकल। और नीचे जाके कैसी लाइन हो जानी चाहिए थी? हॉरिजॉन्टल। अब कौन से पार्ट में ये वाला ऑप्शन दे रखा है कि ऊपर वर्टिकल लाइन हो, सॉरी ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, नीचे वर्टिकल लाइन हो? तो कहाँ दे रखा है जी? ये मुझे सी पार्ट में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुझे थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ लाइंस ऑब्जर्व कर रही थी आपने कि किस अकॉर्डिंग लाइंस बन रही, उस अकॉर्डिंग आंसर कर देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 140 बताइए। If Maya is the only daughter of Richa's grandmother brother, how is Maya's daughter related to Richa? राइट। अगर माया इकलौती बेटी है रीचा के ग्रैंड मदर के ब्रदर की, ध्यान से सुनना, रीचा के ग्रैंड मदर के ब्रदर की माया इकलौती बेटी है, तो आपसे पूछा है कि माया की डॉटर जो है वो रीचा से कैसे रिलेट करेगी। बताइए फर्स्ट। बताइए जी जल्दी से, बी फास्ट, इतना टाइम मत लिया करो आंसर सॉल्व करने में। चलिए जी चेक करते हैं क्या लिखा है जी। माया इज दी ओनली डॉटर ऑफ रीचा's ग्रैंड मदर ब्रदर। रीचा के ग्रैंड मदर की ब्रदर की, तो ये रही रीचा। तो रीचा की ग्रैंड मदर कौन होगी, ये रहे उसके पेरेंट और ये रही उसकी ग्रैंड मदर। तो रीचा के ग्रैंड मदर के ब्रदर की माया इकलौती बेटी है, ठीक है, आएगी माया। यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी, मतलब रीचा के पेरेंट्स की पोजीशन पे आएगी। तो आपसे क्या पूछा है कि माया की जो डॉटर है वो रीचा से कैसे रिलेट करेगी, तो जो माया की बेटी होगी वो रीचा से कैसे रिलेट करेगी, ऑब्वियसली रीचा की कजन ही तो होगी वो। आंसर क्या आ जाएगा, कजन, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर, आंट नहीं होगा जी, कजन होगा। माया की डॉटर के बारे में पूछा है, माया के बारे में नहीं पूछा, दिस इज द प्रॉब्लम। आधा क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसलिए आंसर हमने आंट कर दिया। क्लियर है जी, समझ आ गया सभी को। चले नेक्स्ट पे। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, हाउ इज रिचा रिलेटेड टू माया, तब क्या आएगा आंसर। हाउ इज रिचा रिलेटेड टू माया, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। हाउ इज रिचा रिलेटेड टू माया। जी माया जो है रिचा को क्या बोलेगी, सबसे पहले तो आपको पता है रिचा लड़की है या लड़का, तो माया रिचा को क्या बोलेगी, ईदर नेफ्यू और नीस, या तो बोलेगी भतीजा भतीजी या भांजा भांजी। क्लियर, समझ आ गया। चले आगे नेक्स्ट पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 बताइए जी क्या आंसर आएगा। If it is 3 o'clock in which it is rotated by 10 degrees in a manner such that if the minute hand points towards northeast, then the hour end will point towards which direction? 3 o'clock हो रहे हैं वॉच के अंदर, आपको बोला है कि अगर मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो आर एंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सबसे पहले 3 o'clock बनाओ, फिर उसको रोटेट करो 10 डिग्री से, फिर देखो कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपने देखना है कि आर एंड कहाँ करेगा, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। नहीं जी जल्दी जल्दी से, देखिए जी 3 o'clock कैसे होते हैं, तीन कैसे बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं तीन, जिसमें दिस इज माई आर एंड एंड दिस इज माई मिनट एंड। तो उसने क्या बोला है, इट इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री, 10 डिग्री से रोटेट हुआ। तो 10 डिग्री से कौन रोटेट किया है इसने, मिनट एंड रोटेट किया है या आर एंड, नहीं बताया ना उसने। तो आप ऑल एंड ऑल जर्नली दोनों को ही रोटेट करोगे जब आपको स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं।
अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाए कि सिर्फ आर एंड को रोटेट करना है, मिनट एंड एज इट इज रहेगी, तब सिर्फ आर एंड को करना। लेकिन जब यहाँ नहीं मेंशन्ड है तो दोनों ही रोटेट होगी 10 डिग्री से। 10 डिग्रीज मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा। लीजिए, बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर कर दिया 10 डिग्रीज का। सच दैट मिनट एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट। उसने बोला है कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो भाई दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई साउथ, दिस इज माई ईस्ट एंड दिस इज माई वेस्ट। तो हाँ जी, मेरा मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही तो पॉइंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही तो है, ये रहा, इसी सिचुएशन में है मेरा मिनट हैंड। तो मेरा आर एंड कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे समझ। तो इसमें कुछ मुश्किल तो था ही नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था और इजीली हो जाता। चलाए मूव फर्दर, चले आगे नेक्स्ट पे। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 142। आपसे क्वेश्चन में बोला है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इन चारों में से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा? 63, 65, 84, 91। बताइए कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा ग्रुप को? ध्यान से जी, बी और सी दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। आंसर तो एक ही होगा ना। ऑड वन आउट बताना है बेसिकली आपने। तो पिछले तीन में कॉमन रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ एक में नहीं होना चाहिए वो रिलेशन जिसमें नहीं है। तो बताओ। चलिए चेक करते हैं। देखिए जी, 63 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। हो रहा है ना? 84 7 से डिवाइड हो रहा है। हो रहा है जी, ये भी 7 से डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 91 7 से डिवाइड हो रहा है। जी ये भी हो रहा है 7 से डिवाइड। 91 इज कंप्लीटली डिवाइडेबल बाय 7। 65 हो रहा है क्या 7 से डिवाइड? ऑड वन आउट क्या हो जाएगा मेरा? 65 विच इज ऑप्शन। हमें क्लियर समझ आ गया? तो मतलब यही देखना है आपको कि तीन में कॉमन रिलेशन लगना चाहिए, चौथे में वो कॉमन रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ऑड वन आउट खिलाएगा, अदरवाइज नहीं खिलाएगा। हाँ जी अतुल, बोलो। मैम लेकिन ये 63 और 65 और 91 मैम ऑड नंबर, और मैम 84 इवन, तो मैम ऐसे नहीं होगा। हाँ और आप मैम ऐसे ये भी लिख सकते हो। टू से भी कट जाएगा 84, और 63 भी नहीं कटेगा, 65 भी नहीं, 91 भी नहीं। अच्छा ये नहीं बोल सकते कि आपकी ये टू से कटेगा, क्योंकि आपको इन तीनों में कॉमन रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब ये है कि हाँ, आप इस चीज के लिए कह सकते हो कि मेरा 63 जो है एक ऑड नंबर है, 65 जो है मेरा ऑड नंबर है, और 91 जो है मेरा ऑड नंबर है। लेकिन इवन और ऑड नंबर ना एग्जामिनर्स से लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। जब भी ऑड वन आउट होती है ना, उसमें अगर इवन आउट नंबर की बात चले, वो लास्ट प्रेफरेंस होती है कि कुछ नहीं मिल रहा तो इवन आउट सिचुएशन, अदरवाइज दूसरा मेथड पहले चुना जाता है। समझ आया? इसलिए अगर इवन आउट की जगह कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव होता है ना, पहले उसको प्रेफर किया करो, बाद में दूसरा। ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। बताइए जी क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का। जल्दी बताइए जी। आपके पास नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, स्टार्स वगैरह दे रखे हैं। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा स्टार ब्लॉक आएगा।
तो सबसे पहले देखो बाकी सब में स्टार जो फॉर्मेट है वो किस अकॉर्डिंग यूज कर रखे हैं, और उस अकॉर्डिंग लास्ट का बताइए। फटाफट से बताओ जी, इतना टाइम नहीं। इतना टाइम तो एग्जामिनर भी नहीं देगा आपको, मैं कैसे दे दूं बताओ। बताओ जल्दी से भी फर्स्ट। चलिए जी चेक कर लेते हैं। देखिए जी, अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक करूं, फर्स्ट में कितने ब्लॉक में थ्री, कितने पेयर्स है, थ्री पेयर्स है। इसमें कितने पेयर्स है, टू। इसमें कितने पेयर्स है, फोर। टोटल ऐड कर दो जी, 4 + 3 7, 7 + 2 9। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में 9 पेयर्स हैं। सेकंड में कितने हैं, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो जी फर्स्ट में 9 है, सेकंड में 9 है, तो थर्ड में भी कितने होने चाहिए, 9 ही होने चाहिए ना। तो 3 + 2 5। आगे क्या होना चाहिए, आगे 4 ही होना चाहिए। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। तो 4 स्टार्स देखो कहाँ दे रखे हैं, डी पार्ट में दे रखे हैं इसे 4 स्टार्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एम आई क्लियर, समझ आया स्टार्स किस अकॉर्डिंग यूज हुए हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, बताइए। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। विलेज W is 20 kilometers to the north of Y. Y is 18 kilometers to the end of X. Z is 12 kilometers to the west of W. If Manu starts from Y then and goes towards Z via village W, in which direction is he from the starting point? तो ये क्वेश्चन ही पड़ा है, बस इसका आंसर बहुत छोटा सा होना है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से सॉल्व करिए। जल्दी बताइए जी जल्दी। जी ध्यान से करिए, मुझको दो दो आंसर नहीं चाहिए, दो आंसर आ रहे हैं। बी और सी दो आंसर आ रहे हैं। बी और सी दो आंसर तो नहीं होंगे ना, एक ही होगा आंसर तो। देखिए जी क्या आंसर होगा। चलिए जी चेक कर लेते हैं। देखो जी क्या लिखा है। विलेज W इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज Y। Y के नॉर्थ में कौन है जी, W है, तो मैं यहाँ बना दिया मैंने Y। और Y के नॉर्थ में मैंने बना दिया W। कितने डिस्टेंस पे है जी, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। देन Y इज 18 किलोमीटर टू द एंड ऑफ विलेज X। X के एंड पे कौन है जी, Y है, तो ये चलिए जी बना देते हैं यहाँ पर। कितने किलोमीटर्स पे है, 18 किलोमीटर्स पे है। देन Z is 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज W। W के वेस्ट पे कौन है जी, Z है। कितने डिस्टेंस पे है, 12 के डिस्टेंस पे है। देन इफ मनु स्टार्ट्स फ्रॉम विलेज Y एंड गोज टू विलेज Z वाया W। तो मनु ने कहाँ से स्टार्ट किया, विलेज Y से स्टार्ट किया। कहाँ पे गया, विलेज, एंड गोज टू विलेज Z। विलेज Z पे गया वाया W। W से होते हुए वो विलेज Z पे गया है। तो आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको स्टार्टिंग पॉइंट से, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पोजिशन में दिख रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, विच इज ऑप्शन ए। क्लियर है जी, समझ आ गया सभी को। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 145, बताइए। If seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, then what day will it be on 19th day of the month? कि अगर जो सेवेंथ डे है एक मंथ का, कोई भी रैंडम मंथ की बात कर रहा है वो, कि सेवेंथ डे जो है एक मंथ का वो
फ्राइडे से 3 दिन पहले आता है, तो 19th डे कब होगा ये पूछ रहे हैं। फटाफट से बताइए। Here is the link of the attendance. Fill your attendance first. Then we'll solve this question. जल्दी से बताइए। होगी जी सभी की अटेंडेंस फिल। चलिए जी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है जी, 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। तो 7th डे जो है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले है, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले मतलब फ्राइडे -3 होगा। तो फ्राइडे के अंदर अगर मैं 3 days माइनस कर लूँ तो कौन सा दिन बचेगा? 7th डे जो होगा वो कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे को होगा। तभी तो फ्राइडे के अंदर 3 माइनस करेंगे ट्यूसडे आएगा ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो अगर 7th डे ट्यूसडे है तो 19th डे कौन सा होगा? तो सिंपली डेज डेज से करो, 7 के अंदर 7 ऐड करो, क्या बनेगा जी? 14th डे भी मेरा ट्यूसडे ही होगा। देन 14 + 7, 21st डे भी मेरा ट्यूसडे ही होगा। तो मुझे 21st डे चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो 19th डे चाहिए। तो 28 डे क्या हो रहा होगा? मंडे। तो 19th डे क्या होगा जी मेरा? संडे। आंसर क्या आ जाएगा? संडे, विच इज ऑप्शन बी। एम आई क्लियर विद द क्वेश्चन? सभी को समझ आ गया? क्लियर सभी को? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।